हेलो एवरीवन। तो अभी का हम लोग का टॉपिक होने वाला है कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि जीवों का जो लक्षण है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड पैटर्न में कि लिविंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा सेल नेचर, कि उसमें कोशिका प्रेजेंट होगा, सेल प्रेजेंट होगा तो हम लिविंग बोलेंगे, नहीं तो नॉन लिविंग बोलेंगे। नेक्स्ट ग्रोथ, जिसे आप हिंदी में वृद्धि बोलते हो, न्यूट्रिशन पोषण, मेटाबॉलिज्म और रिस्पायरेशन, कॉन्शियसनेस। तो इन सभी का हिंदी आपको पता है। मेटाबॉलिज्म का हिंदी होता है उपापचय, एंड रिस्पायरेशन श्वसन, और कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। आप लिखते भी जाओ, नोट भी करते जाओ, हमको बोलना ना पड़े। तो सबसे पहले ग्रोथ को डिफाइन करेंगे। सेल के बारे में तो हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। ग्रोथ के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ फेल, नंबर एंड साइज ऑफ सेल। मतलब ग्रोथ किसको बोलते हैं कि जीवों में ग्रोथ होता है तो सेल की संख्या में वृद्धि होना या सेल के साइज में वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है। ये जीवों का ग्रोथ है। अब आगे समझिए, इन लिविंग थिंग्स ग्रोथ कम्स फ्रॉम इनसाइड। मतलब जीवों में जो है वो ग्रोथ अंदर से आता है। जैसे कि आप ये चीज सोचो ना कि एक छोटे शिशु को देख लो। छोटा शिशु धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। हम लोग छोटे थे, बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। तो क्या है ना कि ऐसा नहीं कि बाहर से चीजें हमारे अंदर आया और फिर हम बड़े होते गए, नहीं, अंदर से हमारे अंदर सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ हुआ, जिसके कारण हमारे अंदर ग्रोथ दिखा, हमारे में ग्रोथ दिखा। लेकिन जबकि ग्रोथ क्या होता है ना कि एक ये बालू का ढेर होता है ना, बालू का ढेर नदी के किनारे, बालू आके धीरे धीरे जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। तो इस तरह से वो एक पहाड़ बन जाता है, बालू का ढेर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे चीजें अंदर से नहीं, ऐसा नहीं कि सैंड का जो पार्टिकल है उसमें अंदर से ग्रोथ हो रहा है, नहीं, सैंड के पार्टिकल और ज्यादा मात्रा में बाहर से आके इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं, जिसके कारण पहले ये छोटा सा टीला था, अब बड़ा टीला दिख रहा है। तो निर्जीव में भी ग्रोथ होता है, लेकिन निर्जीव में ग्रोथ कैसा ग्रोथ होता है, उसमें अंदर से ग्रोथ नहीं होता है। देखिए आप लिखे कि नॉन लिविंग ग्रोथ कम्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब नॉन लिविंग में, निर्जीव में ग्रोथ बाहर से आता है, जैसा कि हम अभी एग्जांपल आपको बताएं। तो इसलिए आपको अगर पूछा जाए कि लिविंग में ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग में भी होता है, बट बताओ लिविंग में कौन सा ग्रोथ होता है, विच टाइप्स ऑफ ग्रोथ, तो हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ, और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ये याद रखेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ग्रोथ बस बोल देते हैं वृद्धि होना। तो नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स में इंक्रीज होगा तो हम ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट, ग्रोथ के बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, तो प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और फूड। मतलब जब जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाएगा, पोषक तत्व को ग्रहण किया जाएगा, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण करना बोलेंगे। और जीव ही पोषण करते हैं, निर्जीव पोषण नहीं करते। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जीव पोषण करेंगे, तो देखिए हमने क्या लिखा है, एनर्जी फॉर्मेशन। सेल अपना वर्क करेगा तो सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी में क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट की। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये जो काम हो रहा है इसमें एनर्जी खर्च हो रहा है। आप नहीं भी कुछ करते हो तो आपके अंदर जो वाइटल ऑर्गन है, जो भी वर्क मतलब ऑर्गन है, किडनी, लीवर, लंग्स, स्टमक, ये सभी काम कर रहा है, और इन सभी को अपना वर्क करने के लिए एनर्जी लगातार खर्च हो रहा है। तो एनर्जी चाहिए, इसलिए जब आप काम नहीं भी करते हो फिर भी भूख लगता है, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे यहाँ पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन से सिर्फ हमें ऊर्जा ही नहीं मिलता, एनर्जी ही नहीं मिलता, बल्कि हमारे शरीर का या और भी किसी भी जीव का, जीवों का वृद्धि होता है, विकास होता है। साथ ही साथ जीवों में ऊतक और अंगों का मरम्मत का कार्य भी होता है। तो जैसे कि आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको डॉक्टर बोलते हैं कि हाई न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लें, फ्रूट्स लें, मिल्क लें। तो ये सब लेने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में है, और उससे आपको क्या होगा, आपके शरीर में रिपेयरिंग होगा। आप बीमार जो पड़ गए थे, जो क्षति पहुंचा था, वो आपको रिपेयर करेगा। ये होगी। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, मतलब पोषण की विधि, स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉफिक, जिसे हम लोग बोलते हैं परपोषी। तो ये दो तरह का पोषण का विधि होता है अलग अलग जीवों में। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ये रेयर होते हैं,
प्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है वो सभी जीव जो अपना भोजन सनलाइट की उपस्थिति में CO2, वाटर, इन सभी को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब ये सनलाइट की उपस्थिति में ही हो सकता है। बट कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो सनलाइट की अनुपस्थिति में भोजन बना लेते हैं। तो जब सनलाइट की अनुपस्थिति में फूड फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक। तो वैसे जीव को कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक में आएंगे हम लोग। हेट्रोट्रॉफिक में 3 तरह के होते हैं। सेप्रोफाइट, अब नीचे की कक्षा में पढ़े हमने, मृतपोषी, वैसे जीव जो डेड प्लांट या एनिमल पर, मतलब मरे हुए जीवों पर, जैसे कि अभी आप क्या करें ना कि प्लांट मर गया, उस मतलब जैसे कि एक प्लांट मर गया तो वो क्या होता है, बाहर उसको छोड़ दो, बाहर रहता ही है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, अपने आप सड़ गल जाता है। कोई डेड बॉडी है छोड़ दो तो सड़ गल जाता है। तो वो किसके वजह से, वो वैसे जीवों के वजह से जो मृतपोषी हैं, उसमें पनपते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भले ही वो बदले में रिसाइकलिंग भी कर देते हैं, पुनर्चक्रण भी करते हैं, जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट है ऑर्गेनिक फॉर्म में उसे इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके इकोसिस्टम में वापस कर देते हैं। तो ये हो गया मृतपोषी, सेप्रोफाइट। एंड पारासाइट, पारासाइट में सुने होंगे आप, परजीवी, मतलब वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। आपके बालों में जू हो जाता है तो पारासाइट हो गया, आपके शरीर के बाहर रह के आपसे पोषण प्राप्त करता है। आपके आंतों में वर्म हो जाता है, जिससे सामान्य भाषा में कीड़ा बोला जाता है, कृमि बोला जाता है। तो वर्म आंतों में हो जाता है तो वो अंदर हो गया ना, आपके शरीर के अंदर हो गया, वो क्या कर रहा है, वहां रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है और बदले में आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे बहुत ही उदाहरण है पारासाइट। एंड होलोजोइक, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर लिख लें होलोजोइक। नेक्स्ट स्टेप है होलोजोइक। तो होलोजोइक हम लोग करते हैं, बेसिकली हम लोग होलोजोइक एनिमल, हम लोग अपनी बात करेंगे। होलोजोइक में 4 स्टेप होता है। हम लोग कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंजेशन, मतलब हम लोग खाना खाते हैं। आप सभी खाते होंगे, चाहे बाबूजी के होटल में ही खा रहे हो अलग बात है, और या फिर अपने होटल में खा रहे हो अलग बात है, ये मजाक था। इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, भोजन हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, अंदर जाता है, वो पचता है मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड से। इसके बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मतलब ये होता है कि आपके पचे हुए भोजन से जो सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करके यूज में लाया जाता है, उससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उससे विकास वृद्धि के काम में लाया जाता है। और लास्ट में होता है इजेशन, मतलब आपके शरीर में जो वेस्ट फूड बच जाता है जिससे ना डाइजेस्ट किया जाएगा और ना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा, उससे वेस्ट फूड को बाहर निकाल दिया जाता है फीकस के रूप में, मल के रूप में। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप नोट कर ही लिए होंगे, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे और वो कुछ और चीज होगा। अभी क्या क्या आपके पास बचा हुआ है देख सकते हैं आप, मेटाबॉलिज्म बचा हुआ है, रिस्पायरेशन बचा हुआ है, कॉन्शियसनेस बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मेटाबॉलिज्म बच गया है, जीवों का कैरेक्टर। तो मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म, all types of chemical reaction take place inside the body of organism is called metabolism। मतलब जीवों के शरीर के अंदर, बाहर नहीं, जीवों के शरीर के अंदर, बॉडी के भीतर जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, चाहे वो पदार्थों को बनाने का काम हो, पदार्थों को तोड़ने का काम हो, उन तमाम प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। देखिए जब पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस का निर्माण किया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केटाबॉलिज्म। तो एग्जाम्पल क्या है एनाबॉलिज्म का, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड फॉर्मेशन। तो क्या किया जाता है फूड फॉर्मेशन, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया जाता है,
बाय द रूट वाटर लिया जाता है, मिनरल। तो इन सभी चीज़ों के मदद से प्लांट के अंदर क्या कर दिया जाता है, फूड का निर्माण कर दिया जाता है। ये सरल पदार्थों को लेकर जटिल पदार्थ का निर्माण किया गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया गया। बट रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में हमारे द्वारा जो न्यूट्रिएंट लिया गया है, जो भोजन बनाया गया है, जो भोजन लिया गया है, उस फूड को कन्वर्ट किया जाता है ऊर्जा में, जो सेल के लिए आवश्यक है, सेल के कार्यों के लिए आवश्यक है, सेल को लगातार अपना कार्य करते रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। अब रिस्पायरेशन में बेसिकली होता क्या है, तो रिस्पायरेशन में बेसिकली क्या होता है, इसको आप नोट कर लोगे, नोट ही कर लो, और इसके बाद देखो क्या होता है। आप बैक करके, वीडियो बैक करके नोट कर लेना। रिस्पायरेशन में क्या होता है हम बताते हैं। ब्रीदिंग अलग है, हम लोग इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं, बाहर निकालते हैं। इसके बाद जो होता है, वो जो अंदर जाता है, उससे क्या होता है, तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट को, जो भी आप लोग भोजन लिए हो, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट क्या लिए हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आप कार्बोहाइड्रेट लिए हो जो शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने वाला है, प्रोटीन, फैट, ये सब लिए हैं। तो इन सभी को, न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा, O2 के साथ बर्न किया जाएगा, इसको बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, और इसके बर्न करने से एटीपी बनेंगे और CO2 बनेगा और भी वेस्टेज बनेगा। तो हम फोकस करेंगे एटीपी पर। ये जो एटीपी बन रहा है, यही बायोलॉजिकल एनर्जी कहलाता है, बायोलॉजिकल एनर्जी कहलाता है ये एटीपी। यही ऊर्जा चाहिए लगातार सेल को। तो एटीपी का जो निर्माण हो रहा है कैसे हुआ, न्यूट्रिएंट हम लोग, जैसे हम लोग अपनी बात करें, शरीर में हम लोग फूड ले रहे हैं, फूड अंदर जा रहा है, और इस ब्रीदिंग द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को अंदर खींच रहे हैं। तो वो न्यूट्रिएंट जो आप ग्रहण किए, वो न्यूट्रिएंट ब्लड में गया, ऑक्सीजन भी ब्लड में गया, तो उस न्यूट्रिएंट को फिर सेल के अंदर ऑक्सीजन के हेल्प से क्या बना दिया जाएगा, एनर्जी बना दिया जाएगा, और एनर्जी को खर्च किया जाएगा। अभी भी एनर्जी खर्च हो रहा है, लगातार एनर्जी खर्च हो रहा है। ये था रिस्पायरेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, और लास्ट होगा कॉन्शियसनेस। इसको हिंदी में चेतना बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसेशन को हम, सेंसेशन, द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति, वातावरण के प्रति जो सेंसेशन होता है, संवेदना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि अभी जो भी निर्जीव चीज है, उससे इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों से फर्क नहीं पड़ता है। उसको थोड़ा ना एहसास होता है कि अभी गर्मी बढ़ रहा है कि ठंडी बढ़ रहा है या फिर क्या घट रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हमें फर्क पड़ता है, प्लांट को भी फर्क पड़ता है। आप देखे होंगे कि जब बहुत ज्यादा धूप होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो प्लांट के पत्ते झुलस जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे अंदर भी फर्क पड़ता है, और भी एनिमल को फर्क पड़ने लगता है। और इस तरह से जब गर्मी घट जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों के प्रति जो संवेदना होता है, वो भी जीवों का एक लक्षण है, और ये सिर्फ जीवों में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। तो देखिए बेसिक जितना भी था वो हम पढ़ा दिए। और इसके बाद जो स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो प्लीज, इसमें बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान सब चीज बताया गया, लेकिन इसमें भी बहुत सारा चीज आप नहीं जान रहे हो। अब इतना जान लेने के बाद जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 11th 12th दोनों के स्टूडेंट के लिए और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। ओके, थैंक्स।